अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। प्रोग्राम के आगाज़ में आज भी हमें बात करनी है रूस यूक्रेन जंग की, जो नए रोज़ में दाखिल हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि खत्ते में इसके असरात गहरे होते जा रहे हैं। रूस के यूक्रेन में सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर हमले के बाद आग भड़क उठी और इस खबर ने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने बताया कि प्लांट से ताबकारी मादे का अखराज नहीं हुआ है, इसके अहम हिस्से अभी तक महफूज हैं। नाज़रीन, यूक्रेन के शहर पर रूसी हमले में एक इमारत भी तबाह हुई है, जिसके मलबे से 33 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं। अगर हम पाकिस्तानी तालिब इल्मों के इनखला की बात करें तो पाकिस्तानी सफारतखाने में मजीद 30 तालिब इल्मों का यूक्रेन से निकालने में इनखला में कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, और अब तक 1463 तालिब इल्मों को निकाला जा चुका है, जबकि भारतीय तालिब इल्म अपनी हुकूमत को मदद के लिए पुकारते दिखाई देते हैं। कीव में एक और भारतीय तालिब इल्म को गोली लग गई है, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उधर बेलारूस के बॉर्डर पर होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त यह है कि फ़रीक़ैन इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। इसकी हतमी तारीख और वक्त का तयन नहीं किया जा सका है। फ़रीक़ैन ने हफ्ते को फिर मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें बड़ी पेशरफ्त की भी तवक्कुआत की जा रही हैं। नवे रोज़ भी कार्रवाइयों पर पहले हम आपको पैकेज दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है यूक्रेन के अंदर, कहाँ कहाँ अटैक्स किए गए हैं, जवाबी कार्रवाइयाँ क्या हैं यूक्रेन की जानिब से। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जहांगीर खटक साहब, उनसे बात करेंगे। रूस और यूक्रेन जंग नवे रोज में दाखिल हो चुकी है। रूसी फौज ने ज़ैपोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। फोर्सेस के हमले में प्लांट में आग लग गई, जिस पर बर वक्त काबू पा लिया गया। जौहरी पावर प्लांट में आग लगने पर ताबकारी मवाद के अखराज का खदशा पैदा हो गया। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक प्लांट का हिफाजती निज़ाम मुतासिर नहीं हुआ और न ही ताबकारी मवाद का अखराज हुआ। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक प्लांट पर रूसी हमले से चेरनोबिल में 6 गुना तबाही हो सकती थी। रूस ने इस जगह पर हमले की तरदीद करते हुए आग लगने का इल्जाम यूक्रेन की तखरीबकारों पर लगा दिया। यूक्रेन की वजारत खारजा ने प्लांट में रूसी शेलिंग के बाद आग लगने के वाक़े में हलाकतों और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने का खदशा जाहिर किया है। रूस ने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर आग लगने के बाद अपने न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी के क्राइसिस सेल को फाल कर दिया है। चीन ने यूक्रेन के जौहरी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। उधर यूक्रेन के शहर चेरनिहिव पर रूसी हमले में एक इमारत तबाह हुई, जिसके मलबे में 33 लाशें बरामद की गई हैं। फ़िज़ाई हमलों में हलाकतों की तादाद 47 हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन का दूसरा बड़ा और 15 लाख आबादी का शहर कीव भी तबाही से दुचार है, जहां रूसी फौज ने मुहासरा कर रखा है। शुमाल मशरकी खरकीव और जनूब मशरक में मारिउपोल पर हमले जारी हैं, जबकि यूक्रेन के शहर खैरसून पर पहले ही रूस काबिज हो चुका है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक जनूबी बंदरगाही शहर मैकुलीव पर रूसी पेशकदमी रोक दी गई है। इस जंग के दौरान पाकिस्तानी सफारतखाना तालिब इल्मों को महफूज इनखला के लिए अपनी खिदमात जारी रखे हुए है। सफारतखाने के मुताबिक 98% पाकिस्तानियों को बेहिफाजत निकाल लिया है, जबकि 30 के करीब तालिब इल्म शदीद जंग ज़दा इलाकों में फंसे हैं। अब तक यूक्रेन से 1463 पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है, जिनको पोलैंड, रोमानिया, हंगरी के बॉर्डर्स पर कैंपों में पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी सफारतखाना चेरनोबिल से अपनी खिदमात जारी रखे हुए है। दारुल हुकूमत कीव में रूस और यूक्रेनी फोर्सेज में फायरिंग की जद में आकर एक भारतीय तालिब इल्म जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के सफारतकारों में बेलारूस की सरहद पर होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त आई है। फ़रीक़ैन इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए। दोनों की जानिब से जंग ज़दा इलाके छोड़ने वालों को भी रास्ता देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जंग बंदी और आर्जी सुलह पर इत्तफ़ाक़ न हो सका। यूक्रेन के खिलाफ रूसी कार्रवाई के आगाज से अब तक दोनों जानिब से ये पहली पेशरफ्त है। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। रूस के हमले ने यूक्रेन से बड़े पैमाने पर इनखला और तेजी से बढ़ते हुए इंसानी बहरान को जन्म दे दिया। सूरत हाल क्या है, इसी पे बात करेंगे। जहांगीर खटक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर खटक साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहबा, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ فرما دیجیے گا کہ فریقین میں مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے اس میں عارضی جنگ پر اتفاق کیا گیا. اس تاریخ اور ڈیڈ لائن سے متعلق کچھ بتایا نہیں گیا ہے. کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہو کب شروع ہونے جا رہا ہے یہ تیسرا دور؟ کل کے بارے میں اطلاعات ہیں کیا؟ اس میں عارضی جنگ بندی کے اعلان متوقع ہیں کہ یہ اعلان کیا جا سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں شاید اس کا امکان بڑھ رہا ہے، کیونکہ بات چیت جب تک جاری رہے گی اور جب تک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عارضی جنگ بندی اور ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس میں امداد کی رسد کو یقینی بنایا جا سکے، تو اس کا امکان بالکل کل تک شاید کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے. کیونکہ دیکھیے کیجولٹیز ہر طرف بڑھ رہی ہیں. یوکرینین جو سائیڈ ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے ہاں بھی کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور روس کی جانب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی تقریباً اپنے 500 فوجی گنوائے، جن میں ایک میجر جنرل بھی شامل ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ خونریز جنگ ہے، اور جس میں ابھی ہم نے جس طرح رپورٹ میں بھی سنا کہ ایٹمی پلانٹ پر آگ لگ گئی، اس سے تشویش اور بھی بڑھ گئی. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں نیو یارک میں اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جاری ہے، اور وہاں پر اس صورتحال پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس جنگ کے ایلیمنٹس بہت زیادہ ہر گزرتے دن بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی ایک تو وہ ہے جس کی آپ نے ذکر کیا، میں نے ذکر کیا، کہ جو ہیومینیٹیرین ٹول ہے وہ بڑھ رہا ہے، جنگ میں خونریزی آ رہی ہے، اور شاید جس طریقے سے مختلف جگہوں کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں اس پہ بہت زیادہ تشویش بڑھ رہی ہے. جس ایٹمی پلانٹ میں آگ لگی تھی یہ یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی پلانٹ ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں پر کچھ ہو جاتا تو بہت بڑی تباہی آتی. اور پھر دوسرا اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈپلومیسی، بات چیت، اس میں تھوڑا بہت پیش رفت تو میں نہیں کہوں گا اسے، لیکن میں یہ ضرور کہوں کہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ جو ابھی تک نظر آیا وہ یہی ہے کہ شاید بات چیت پہ آمادہ ہیں، اور کوئی ہیومن کوریڈور، یہ مکمل سیز فائر کی میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل سیز امکان کو تو فائر نہیں کی کر امید سکتے نہیں پر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جی ہاں، معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو کچھ نہ سکتا ہے کچھ اگر آگے کوشش کی چلے گا. جائے. جی ہاں لیکن سر یہ فرما دیجیے گا کہ اگر کوئی ثالثی کرتا ہے، جس طرح سے سعودی ولی عہد نے روسی صدر سے جب ٹیلی ایک رابطہ کیا ہے تو اس میں فریقین کو ثالثی کی پیشکش کی ہے، کیا دونوں کی جانب سے اس کو قبول کر لیا جائے گا؟ یا پھر اگر رشیا قبول کر لیتا ہے، یوکرین قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب اس طرح کی ثالثی کی پیشکش تو بہت عرصے سے آ رہی ہے، کیوں اس کو ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ میرا خیال یہ کہ جنگ تو دو دشمنوں کے درمیان تو پتہ نہیں کس حد تک ہے. جنگ تو اثر کے لیے ہے. جنگ تو پوسٹ کولڈ وار یا ایڈونٹ آف نیو کولڈ وار کے لیے جو نئی سیکیورٹی لائنز ہے وہ بنائی جا رہی ہے. پہلے سیاسی طور پر کوششیں ہوئیں، نیٹو اور رشیا کے درمیان کئی عرصے سے بات چیت چل رہی تھی. یہ مسئلہ آج کا تو نہیں، یہ تو 2014 میں شروع ہوا تھا. 2014 میں کیوں شروع ہوا تھا؟ کیونکہ 2014 تک یوکرین میں ایک روس نواز حکومت تھی. جب وہ حکومت گئی اور وہاں پر ایک اینٹی رشیا حکومت آئی جو رشیا سمجھتے کہ اینٹی رشیا ہے، اور ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ نیٹو میں جائیں گے، تو سب سے پہلے اس نے جا کر کرائمیا پہ قبضہ کر لیا 2014 میں. 2013 میں بیسیکلی واقعات شروع ہوئے تھے، لیکن 2014 میں یہ بڑا واقعہ یہ ہو کہ کرائمیا پہ قبضہ کیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ یوکرین کی سرزمین پر دو نئے ملک بن گئے. پھر اس کے بعد جب رشیا نے ویسٹ سے گارنٹیز مانگی کہ ہمیں رائٹنگ گارنٹیز دے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، تو وہ گارنٹیز نہیں آئیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی نیا سیکیورٹی حصار بنانے کی کوشش کی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری رائے میں یہ تمام کا تمام رشیا اپنی سیکیورٹی حصار کو بڑھانے، اپنے اثر کو بڑھانے اور اس علاقے کو اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں رکھنے کے لیے، یقینی بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس کے اندر میڈیشن کا کوئی روم ہے؟ مجھے نہیں لگتا. رشیا چاہے وہ ایم بی ایس ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگر وہ یوکرین سے تقاضا کریں، یوکرین تو ظاہر ہے اس پر تو حملہ ہو رہا ہے، وہ تو یعنی ان کے اوپر تو قبضے کی کوشش ہو رہی ہے. رشیا سے سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی ہے، لیکن رشیا اس کے لیے اس وقت تیار اس لیے نہیں ہوگا کہ رشیا نے آلریڈی اتنا کچھ لوز کر لیا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ جو ہدف ہم نے چاہیے تھا وہ ہم حاصل کریں گے. ان کا ہدف ایگزیکٹلی ہے کیا؟ پورے یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آدھے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا یوکرین میں حکومت کو بدل کر اپنی دوست حکومت لے آئیں تاکہ وہ نیٹو میں شامل نہ ہو. میرا خیال ہے کہ تصویر جو ہے وہ اس طرف سے نکلے گا. اس میں سعودی عرب وغیرہ کا مجھے کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہر ملک اپنی کوشش کرتا ہے کہ اپنی ڈپلومیسی کو آگے بڑھائے اور اپنی
جو اوور آل جو انٹرنیشنل ان کا انفلوئنس ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ زیادہ ہوگا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ دوسرے ممالک رشیا پر پریشر اس وقت اور بڑھائیں گے جب اس کی اکنامک کاسٹ بڑھے گی. دیکھیے اس وقت جو سپلائی چین میں جو ڈسرپشنز پہلے سے تھی کووڈ کی وجہ سے وہ مزید بڑھ رہی ہیں. اس سال جنوری سے آج تک یعنی جب ہم بات کر رہے ہیں صرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو گیہوں کی پرائس ہے یعنی ویٹ کی پرائس ہے وہ 37% بڑھی ہے. اسی طرح کارن اس کی پرائس 21% بڑھی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یوکرین اور رشیا دنیا میں جتنا ویٹ کا کاروبار ہوتا ہے یا گیہوں کا کاروبار ہوتا ہے اس کا 25% جو ہے وہ یہ دو ممالک اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسی طرح کارن ہے، رشیا ایک بہت بڑا فرٹیلائزر پروڈیوسر بھی ہے، وہ اس کی وجہ سے فرٹیلائزر کی قیمتوں پر بھی اثر پڑے گا. تو جو غریب ممالک ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ پیٹرول کی آپ دیکھیں پرائسز کہاں چلے گئے. آخرکار جا کر یعنی جہانگیر خٹک صاحب جو یہ ساری چیزیں ٹوٹیں گی، قہر ٹوٹے گا، وہ غریب ممالک کے اوپر ٹوٹے گا. اچھا یہ فرما دیجیے گا کچھ نیٹو کے حوالے سے جہانگیر صاحب بات کر لیتے ہیں. جی سر. ایک نقطہ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جتنی بھی اب تک سینکشنز رجیم آئی ہیں وہ کس چیز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ بینکس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، ریزروز کو، رشیا کے ریزروز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، رشیا کے آئل اور گیس سیکٹر کو نہیں ٹارگٹ کر رہی. جاپان نے آج بھی کہا کہ ہم تو ویسے ہی گیس اور پیٹرول لے رہے ہیں رشیا سے. یورپ کو آج بھی وہ سپلائی جاری ہے کیونکہ ان کو پتا ہے، یعنی تمام ملکوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو بھی روک دیا تو اس سے تو انٹرنیشنل اکنامک کرائسس بن جائے گا، کیونکہ یہ تمام ممالک کی اکانومیز جو ہیں ان پہ بہت بڑا اثر ہوگا اس کا. تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے وہ تمام ایک خاص حد تک تو جا رہے ہیں لیکن اس سے آگے اس لیے نہیں جا رہے. نو فلائی زون کی بات ہو رہی تھی، آپ نیٹو کی بات کر رہی تھی. نو فلائی زون کے لیے آج نیٹو کا اجلاس ہے، انہوں نے کہا ہم نو فلائی زون یوکرین پہ نہیں انفورس کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر نو فلائی زون کون انفورس کرے گا؟ نیٹو انفورس کرے گی. نیٹو انفورس کرے گی تو اگر نیٹو کہہ رہی ہے کہ ہم نے یوکرین کی زمین پہ نہیں لڑنا تو وہ یوکرین کی فضا میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس لیے یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن بن رہی ہے. آنے والے دن میں مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ممالک جو اس وقت کہہ رہے ہیں ہم ثالثی کر رہے ہیں شاید وہ رشیا پر اپنا پریشر بڑھائیں کیونکہ اس کا جو اکنامک بلو بیک ہوگا وہ ان ممالک پر سب سے زیادہ آئے گا، اسپیشلی غریب ممالک پر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر تجزیہ کار بات کر رہے تھے رشیا اور یوکرین جنگ کے حوالے سے. پروگرام میں اب ہم نے بڑھنا ہے آگے، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں جی. اور خبر ہمیں آپ کو یہ دینی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں سے رفنت نے اب بالی ووڈ کے جو مسلمان ستارے اور ان کے بچے جو ہیں، بہت پہلے بھی آپ یہ جانتے ہیں لیکن ابھی سلسلہ بہت بڑھ چکا ہے کہ وہ محفوظ نہیں رہے ہیں. شاہ رخ خان کی بات کریں گے جو نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں مقبولیت رکھتے ہیں. ان کے خاندان، ان کے بیٹے کو جس طرح نفرت کا نشانہ بنایا گیا، منشیات کے جھوٹے کیس میں جس طرح پھنسایا گیا، اس نے ساری دنیا کے سامنے بھارت کے دوگلے چہرے کا بھانڈا پھوڑ دیا. گزشتہ سال اکتوبر میں آریان کو گرفتار کرنے کے بعد 26 دن تک ضمانت دیے بغیر جیل میں رکھنا اور اب ملک سے باہر جانے پر عائد پابندی بھارتی عدلیہ کے اوپر بھی سوال اٹھاتی دکھائی دیتی ہے. منشیات کیس میں بھارتی جریدے کی ایک نئی رپورٹ میں اب یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جو خصوصی تحقیقاتی ٹیم اس کیس پر کام کر رہی ہے اسے اب تک آریان کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں ملا ہے. گرفتاریوں میں بے ضابطگیوں کا بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے. کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں؟ کیوں آریان پر اتنی سخت پابندیاں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کیس جب جھوٹا ثابت ہو چکا ہے تو پھر بھی ان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں؟ ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، آپ کو دکھائیں گے. شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے منشیات کیس میں سامنے آنے والی نئی پیش رفت نے بھارتی حکومت کے مسلمانوں کے خلاف تعصب کو مزید واضح کر دیا. بھارتی جریدے کی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم جو کہ آریان خان منشیات کیس پر کام کر رہی ہے، انہیں بالی ووڈ سٹار کے بیٹے کے منشیات کے کیس میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت اب تک نہیں مل سکا. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ NCB نہ صرف منشیات کی گرفتاری میں خان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ کروز پر چھاپے میں بھی کئی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. تحقیقاتی افسر نے بیان میں کہا ہے کہ آریان خان کے پاس سے کوئی منشیات ملی ہی نہیں تو تحقیقات کے لیے اس کا فون اور چیٹ کو قبضے میں لینا غیر قانونی تھا. ساتھ ہی نارکوٹکس کا ادارہ جب بھی کہیں چھاپے مارنے کے لیے جاتا ہے تو باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، لیکن اس کیس میں یہ قانون بھی نظر انداز کیا گیا. افسران کے مطابق تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں اور تفصیلی رپورٹ منظر عام پر آنے میں کچھ ماہ مزید لگ سکتے ہیں. گزشتہ سال 2 اکتوبر کی رات کو منشیات کی روک تھام کے ادارے
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई की बंदरगाह पर क्रूज शिप पर होने वाली पार्टी पर छापा मारकर आर्यान खान समेत 8 अफराद को मंशियात के इस्तेमाल में गिरफ्तार कर लिया था। हुकाम ने इन अफराद से कम 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम भंग, मंशियात की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपए की नकदी बरामद होने का इल्जाम आयद किया था। मंशियात केस में तहवील की दरखास्त की समाअत में हुकाम ने आर्यान को एक बैनुल अक़वामी मंशियात कार्टेल से मुंसलिक करने की नाकाम कोशिश भी की और कोई सबूत न मिलने के बावजूद उन्हें जिस्मानी रिमांड पर 26 दिन तक जेल में रखा गया। जमानत पर रहाई हासिल करने के बाद भी आर्यान के केस से मुकम्मल तौर पर बरी होने तक मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी आयद है। हालिया रिपोर्ट भारतीय हुकूमत और अदलिया के निजाम पर एक बार फिर से सवाल उठा रही है। इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत अब इतनी बढ़ चुकी है कि मुसलमान बच्चियों के हिजाब तक पर पाबंदी लगाई जा रही है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर मज़हब के लोग भी अब RSS नजरिए की नफरत का शिकार हैं। सिख हो या क्रिश्चियन, ना इनकी इबादत गाहें महफूज हैं और ना ही इनके अकायद। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी मोदी की हुकूमत को मुल्क में बढ़ती मुनाफरत का जिम्मेदार करार दे चुकी हैं। सऊदीया का रुख करते हैं, जहां सऊदी वली अहद ने एक इंटरव्यू दिया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस इंटरव्यू में अमेरिका के साथ 800 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कम करने का इंदिया दे दिया है। चीन में सरमायाकारी पर बताया गया कि सऊदी सरमायाकारी 100 अरब डॉलर से कम है, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ रही है। सऊदी वली अहद ने तेहरान के साथ मुज़ाकरात के 4 दौर होने की तस्दीक भी की है और आइंदा भी बातचीत का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद ज़ाहिर की है। उन्होंने गुफ्तगू में यहाँ तक लचक दिखाई कि सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, कभी जुदा नहीं हो सकते। सऊदी वली अहद ने अमरीकी मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में मुमलिकत की तरक्की के लिए अहदाफ भी बताए। क्या अहदाफ हैं, क्यों अमेरिका से इतने खाइफ वो दिखाई देते हैं, सारी चीज़ें एक पैकेज में। फिर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। खलीजी रियासत सऊदी अरब ने मुआशी मैदान में इनकलाब लाने के लिए अपनी तरजीहात बदल ली। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिका के साथ सरमायाकारी में कमी का इशारा देते हुए कहा कि हमें अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए सरमायाकारी करनी चाहिए। अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी 800 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है, जबकि चीन में सऊदी सरमायाकारी 100 अरब डॉलर से कम है, लेकिन ये तेजी से बढ़ रही है। सऊदी वली अहद ने कहा इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन उनके बारे में क्या सोचते हैं। अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और रियाज अमेरिका से मजीद मजबूत ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने मुमलिकत के दाखिली मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सऊदी अरब पर दबाव डालने से फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होगा। सऊदी विजन 2030 के हवाले से सऊदी वली अहद ने बताया कि कुछ ताकतें इसे नाकाम करने की कोशिशें कर रही हैं। सऊदी अरब तेज तरीन मईशत रखने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। सऊदी वली अहद ने ईरान के साथ बेहतर तल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। उम्मीद जाहिर की कि हम सऊदी अरब और ईरान के रोशन मुस्तकबिल की खातिर ऐसे नुक्ते पर मुत्तफिक हो सकते हैं जो दोनों ममालिक के लिए बेहतर हो। यहाँ तक कह दिया कि सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, जुदा नहीं हो सकते। सऊदी अरब ने 4 माह में ईरान के साथ कई बार मुज़ाकरात किए हैं और एक बार रियाज तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया ताकि दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। सऊदी सकाफत और अक़दार में इस्लामी अकायद की अहमियत पर बात करते हुए वली अहद ने कहा कि इंतहा पसंदों ने अपने मफादात के लिए इस्लाम को हाईजैक कर लिया था और इसका मफहूम तोड़ मोड़ दिया था, लेकिन सऊदी अरब इस अमल को दुरुस्त कर रहा है। हकीकी इस्लाम की जानिब लौटना हमारा नस्बुल ऐन है। सऊदी अरब में अब किसी मजहबी नुक्ता नजर की अचारादारी नहीं है। सऊदी हुकूमत मुस्तनद अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सऊदी वली अहद ने मुमलिकत में बादशाहत के निजाम की मुखालफत करते हुए कहा कि ये किसी सूरत बदल नहीं सकता क्योंकि इसकी बुनियाद 300 साल से बादशाहत पर है और ये एक पेचीदा बादशाही ढांचा है। बिल्कुल जी, सऊदी वली अहद का ये हालिया इंटरव्यू, इसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है ये तो आपने जान लिया, लेकिन इन्होंने कहा क्यों है ये हमें बताएंगे डॉक्टर हामिद खान साहब, जो कि माहिर हैं खारिजा उमूर के। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हामिद खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, ये सऊदी वली अहद के इंटरव्यू के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं,
उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका उनके बारे में क्या सोच रहा है, और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात से गरज है। अमेरिका उनके क्या बारे में कुछ बोलने का हक़ नहीं रखता है। वो उनके अंदरूनी मामलात हैं, ना वो ख़ुद अमेरिका के बारे में बोलते हैं और ना वो किसी भी मुल्क को अमेरिका समेत इजाज़त देंगे कि उनके बारे में बोलें। पहले तो हम देखते थे कि दोनों मुल्कों के अंदर बड़ी दोस्ती दिखाई देती थी, फिर क्या हुआ है कि सऊदी वली अहद को इस तरह के हार्श जो जुमले हैं वो इस्तेमाल करना पड़े अमेरिका के अगेंस्ट? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, इसके अंदर दो बातें समझने वाली हैं। एक तो बात यह है कि जो सऊदी अरब और अमेरिका के माबैन जो ताल्लुकात हैं, वो पिछले 2-3 साल से ही बहुत सारी ऊंच नीच का शिकार नजर आते हैं। इवन ट्रंप के दौर में भी जो टर्की में खशोगी का वाकया हुआ और दूसरे हवालों से भी, इस सारी सूरत हाल के अंदर, और जिस तरह सदर ट्रंप ने सऊदीया के दौरे के दरमियान जबरदस्ती के बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए, जो बाद में बड़ा ज्यादा उन पे डिस्कशन हुई कि ये सऊदी मईशत पर बहुत बड़ा बोझ बन रहे हैं। और दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने भी बड़ी तानाजनी की सऊदी अरब पे। तो सऊदीया और अमेरिका के जो रिलेशन हैं वो पिछले कुछ सालों से जो है वो पेचीदा हो रहे हैं। दूसरी अहम बात ये है कि ये सारा इंटरव्यू उस बुनियादी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब अमेरिका बहसियत सुपर पावर अपना असर रसूख खो रहा है पूरी दुनिया में। हमने यूरोप में देखा, हमने यूक्रेन के मामले पर देखा, हमने अफगानिस्तान के मामले में देखा, और आखिरी जगह जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ बन गया था वो खलीज था, गल्फ कंट्रीज थी। अब वहां से भी अमेरिका का असर रसूख खत्म होने के या कम होने के इशारे मिल रहे हैं। इससे एक बात साबित हो रही है कि दुनिया में अब जो सुपर पावर पैराडाइम है वो चेंज हो रही है। वो जो सुपर पावर का वेस्ट से ईस्ट की जानिब शिफ्ट होने की जो थ्योरी थी वो अब प्रैक्टिकल होती नजर आ रही है। और ये जिस तरह आपने चाइना का हवाला इस रिपोर्ट में दिया, ये बिल्कुल ठीक है कि अब चाइना जो है वो मतलब मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, यूरोप में, हर जगह सरमायाकारी के जरिए, कारोबारी ताउन के जरिए अपने आप को मजबूत मईशत के जोर पर मजबूत पार्टनर बना रहा है हर मुल्क के साथ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ। और मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब को भी इसमें फायदा नजर डॉक्टर आ रहा है। हामिद खान साहब, आज सऊदी वली अहद ने ये जो सऊदी विजन 2030 है, इसके हवाले से बड़ी खुलकर बात की है। कहना उनका ये था कि बहुत सारी ताकतें जो हैं वो 2030 विजन को नाकाम बनाना चाहती हैं, लेकिन कोई कुछ भी कर ले, कितना ही जोर लगा ले, 2030 विजन के हवाले से वो जो सोच चुके हैं उसको अमली जामा पहना कर रहेंगे। ये कौन सी कुव्वतें हैं? उनका इशारा किस जानिब है? किसके बारे में वो इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? जी सर। आसमा, इसके अंदर दो चीजें फिर आ जाती हैं। एक चीज तो ये है कि खुद जो इंटरनली भी कुछ आई न्यूज के जी, ये इसके अंदर बहुत सारी जो बातें हैं वो फिक्शियस है, अफसानवी तरह का। 2000 जो विजन 2030 है उसके बारे में एक रिपोर्ट आई कि ये इसमें इतना कुछ टारगेट कर लिया गया है जैसे कोई अफसाना होता है, जैसे एक पूरा नया शहर बसाना है जो बेसिकली साइंटिफिक सिटी होगा, दुनिया का मॉडर्न शहर होगा। इसी तरह और बहुत सारी चीजें थी। इस हवाले से उनको दो तरह की मज़ाहमत का सामना है। एक, उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद इंटरनली अगर कोई उनके खिलाफ है तो उनको एक मैसेज चला जाए, और दूसरा अगेन जो वेस्टर्न वर्ल्ड उनको नजर आ रहा है कि बहुत सारे मामलात में अब मुदाखलत कर रही है, चाहे वो तेल की पैदावार पर के मामले में सऊदी अरब पे दबाव हो, या जहां बात हो रही थी कि तेल की जो ट्रेड है वो डॉलर के अलावा भी किसी और कमोडिटीज में कर दी जाए, किसी और करेंसी में कर लिए। तो ये सारा प्रेशर जो है ये असल में विजन 2030 के लिए ही आ रहा है, क्योंकि विजन 2030 का मकसद ये है कि सऊदी अरब माशी तौर पर मुकम्मल तौर पर आजाद एक मॉडर्न मुल्क बन जाएगा। तो इस विजन के अंदर बहुत सारी कुछ इस्लामी कुव्वतें भी कुछ रेजिस्ट कर रही थी, फिर उसके अंदर कुछ फैमिली की जो कुव्वतें हैं उनके बारे में बात आई, लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड को ये डर लगता है कि उसका कंट्रोल शायद कम हो जाएगा। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, और इस मैसेज का भी रद्द अमल भी सामने आएगा। ठीक है, रद्द अमल भी इसका सामने आएगा। लेकिन ये बता दीजिएगा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात को लेकर भी आज उन्होंने बात की है और कहा है कि जो मुज़ाकरात का दौर है इसको हम जारी रखेंगे। ईरान जो है वो हमारा पड़ोसी है, हम जुदा नहीं हो सकते हैं, ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए। इस तरह के जो बयानात हैं ईरान को लेकर, ख़ास तौर पर ये जो हौसी बागियों की कार्रवाइयाँ जारी हैं उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो किस तरह से दोनों ममालिक के अंदर ताल्लुकात को बेहतर बना सकती है इस तरह की बात उनकी?
आसमा देखें, अभी आपने हौती बागियों का हवाला दिया, तो उसके अंदर आप ये देखें कि 2019-20 में ईरान और सऊदी अरब एक बार जंग के दहाने पर आ गए थे, जिसमें अमेरिका जो है वो पूरी तरह शामिल था। और अगर पाकिस्तान उस वक्त बहुत पॉजिटिव किरदार अदा ना करता तो शायद खलीज में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती। एक बात समझने की जरूरत है, और वो मैं समझता हूं कि इनको अल्लाह करे समझ आ जाए, कि मुसलमान मुमालिक के आपस के झगड़ों का फायदा जो है वो अमेरिका और मगरबी कुव्वतें उठाती आई हैं, उठाती रहेंगी। और मुसलमान मुमालिक, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, इनको अपने मसाइल खुद हल करने हैं। और एक बात मैं बताऊं, जैसे उन्होंने कहा कि जी हम हमसाए हैं, और पूरी दुनिया में एक बात आप जानती हैं कि हमसाए कैन नॉट बी चेंज, आप अपना नेबरहुड नहीं बदल सकते हैं। तो इस हवाले से अगर ये दोनों मुल्क इस बात को समझ लें और फिर अपनी आवाम की बेहतरी के लिए सोचें, क्योंकि अगर अब आप देखें, ईरानी जो है वो पिछले कई सालों से पाबंदियों में रह रहे हैं। अब सऊदी अरब जो है वो एक आजाद मईशत के बावजूद वो अपने ऊपर से अमेरिका और यूरोप का दबाव कम करना चाहता है। सऊदी अरब के अरबों खरबों डॉलर जो हैं वो यूरोप में पड़े हुए हैं, अमेरिका के बैंकों में पड़े हुए हैं, उन सारों के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब की जानिब से ये मैसेज जाना कि वो जो अमेरिका उनको डरा धमका के रखता है कि जी अगर आपको ईरान आपको ये कर देगा, ईरान आपको ये कर देगा, अगर इस खौफ से सऊदी अरब बाहर आ जाए और ईरान इस एतमाद में आ जाए कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के नाम पर इस पर हमला नहीं करेगा, तो आप यकीन करें कि इस खित्ते में बहुत अमन हो सकता है। और मुस्लिम उम्मा के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती कि मुसलमान मुमालिक के दो बड़े गिरोह यानी ईरान और सऊदी अरब के गिरोह आपस में अपने मामलात अफाम व तफहीम से तय कर लें। सही जी, बड़ा अच्छा हो सकता है, मुस्लिम उम्मा के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है फ़ाम तफ़हीम से अगर ये मामलात जो हैं तय कर लिए जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान साहब, आप माहिर हैं ख़ारिजा उमूर के, बात कर रहे थे सऊदी अरब के हवाले से, ख़ास तौर पर उनके वली अहद जो हैं उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उस हवाले से। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। अब आपको बताते हैं कि बर-ए-आज़म जनूबी अमरीका जो है वो तेज़ी से वहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो आती चली जा रही हैं। अमेज़न के जंगलात की बड़े पैमाने पर ब्राज़ील हुकूमत की जानिब से जारी कटाई का असर पूरे खित्ते में महसूस होने लगा है। जनूबी अमेरिका में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शाया करदा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, शदीद मौसमियाती जो शिद्दत और तवातुर है उसको मुसलसल बदलने की वजह से खित्ते में मुस्तकबिल में पेश आने वाले वक़ुआत की पेशगोई मज़ीद मुश्किल होती जा रही है, जो इजाफी नुकसान का बायस बन सकती है। रिपोर्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। जनूबी अमेरिका में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात वाज़ेह नजर आने लगे। गुज़िस्ता साल ब्राज़ील में शदीद बारिशों के बाद तोदे गिरना, अर्जेंटाइन के जंगलात में आतिशज़दगी, जबकि अमेज़न के इलाके में मरतूब खित्ते और सैलाब की वजह से फसलों को शदीद नुकसान मुस्तकबिल के खतरों से खबरदार कर रहा है। जनूबी अमेरिका के मुल्क ब्राज़ील में वाक़ अमेज़न के जंगलात ज़मीन के फेफड़ों की हैसियत रखते हैं। गुज़िस्ता कई सालों से मुसलसल बड़े पैमाने पर कटाई और जंगलात में लगने वाली आग अब पूरे बर-ए-आज़म को अपनी लपेट में ले रही है। 15 फरवरी को सिर्फ 3 घंटों में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो के शुमाल में मौजूद जंगलाती पहाड़ों में 10 इंच से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई। ये उन जंगलात पर 1932 के बाद होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। अमेज़न के सबसे बड़े शहर मनाउस में गुज़िस्ता साल नदियों में पानी की सतह 100 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने के बाद सैलाबी सूरत हाल से सड़कों और मकानात भी ज़ेर-ए-आब आ गए। एक जानिब शदीद बारिशें तो दूसरी जानिब ब्राज़ील के जनूबी मशरकी इलाकों पर पिछले 9 दहाइयों की बदतरीन खुश साली के खतरात भी मंडला रहे हैं। अर्जेंटाइन के बीरा वेटलैंड, जो कि 2020 तक दुनिया के सबसे बड़े माहौलियाती निज़ाम में से एक था, इस निज़ाम में पानी, दलदल और गहरी झीलों का इम्तजाज शामिल था, लेकिन दरियाए पराना में पेश आने वाली तारीखी खुश साली ने इसका बेशतर हिस्सा सिर्फ 2 साल में ही खुश्क कर दिया है। अब इसका पानी 1944 के बाद की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग शदीद मौसमी वक़ुआत की शिद्दत और तवातर को बदल रहे हैं। मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात की पेशगोई मजीद मुश्किल हो चुकी है, जो इजाफी नुकसान का सबब बनता जा रहा है। जनूबी अमेरिका में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बढ़ते मसाइल का सबसे बड़ा सबब यहाँ की हुकूमतों की नाअहली और गैर संजीदगी है। पूरे बर-ए-आज़म में माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात के हवाले से सिर्फ अब मकामी मौसमियाती कारकुन अपनी जान दांव पर लगाकर आगाही फैला रहे हैं। जंगलात की कटाई हो या फिर मकामी लोगों की जमीन पर कब्जा, ये कारकुनान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नजर आते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारे सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा।
सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े वर्चुअल अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब के हेल्थ केयर सेक्टर को डिजिटल बनाने की कोशिशों के तहत ये कदम उठाया गया है। सेहा वर्चुअल नामी इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के वर्चुअल नेटवर्क से 43 अस्पताल मुंसलिक हैं, जबकि सऊदी अरब में 130 अस्पताल नेटवर्क का हिस्सा हैं। इस अस्पताल से मरीज एक ही कंसल्टिंग रूम से दूसरी और तीसरी तिब्बी राय हासिल कर सकते हैं, जबकि मुल्क भर में मौजूद डॉक्टर्स के साथ लाइव वीडियो क्लिनिकल सेशन भी किए जा सकेंगे। बुल फाइटिंग दुनिया के खतरनाक तरीन खेलों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय ममालिक में ये खेल नहायत मकबूल है। इस खेल के दौरान बैल के अपने साथ रिंग में मौजूद शख्स को रौंदने के वाकयात भी आम हैं। ऐसा ही कुछ होने लगा था स्पेन में जारी बुल फाइटिंग के एक मैदान में, जहां बैल ने अपने ऊपर बैठे शख्स को गिराया और उसे मारने के लिए जैसे ही उसकी जानिब बढ़ने लगा तो नौजवान बैल सवार लड़के का वालिद उसकी ढाल बन गया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह अपने बेटे को बचाने के लिए बाप ने अपनी जान की परवाह न की और जमीन पर गिरे बेटे को बैल के वार से बचाने के लिए बैल के आगे लेट गया। जर्मनी के शहर बर्लिन में आम लोग तो स्ट्रीट क्राइम का शिकार बनते ही थे, लेकिन अब जर्मनी की साबका चांसलर एंजेला मर्केल भी बर्लिन के सबसे मशहूर जुर्म का शिकार बन गई। एंजेला मर्केल खरीदारी के लिए मार्केट गईं, तो अपने साथ मुहावजों के होने के बावजूद चोरों ने अपने हाथ की सफाई दिखाई और मर्केल का पर्स चोरी कर लिया। एंजेला मर्केल 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रहने के साथ दुनिया की सबसे बासर खवातीन में से एक रही हैं। मर्केल की जानिब से वाक़े के बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक चोरों तक पहुंचा नहीं जा सका। माहौलियाती तब्दीलियों का शऊर बेदार करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने लगा। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली रुमाना हुसैन कई दहाइयों से कहानियों और ड्राइंग के जरिए माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बच्चों में शऊर बेदार करने के लिए कोशां हैं और उसके लिए कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। रुमाना का कहना है कि सिलेबस में बच्चों को माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में समझाने के लिए ज्यादा मवाद नहीं था, जिससे उनको ये ख्याल आया कि क्यों न वो खुद ऐसी कहानियां लिखें जिससे बच्चे इस मौजू को दिलचस्पी और आसानी से समझ सके। उनकी लिखी किताबें बच्चे बड़े शौक से पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल है जिसमें भारत से ताल्लुक रखने वाला अबीर नामी कमसिन बच्चा वालदा के साथ घरेलू अशिया की खरीदारी के लिए गया और वालदा की जानिब से पूछे जाने पर तमाम मिसाला जात, दालों और दीगर अशिया के तमाम नाम दुरुस्त बताकर सोशल मीडिया सारिफीन को हैरान कर दिया। इंस्टाग्राम पर शेयर होने के बाद इस वीडियो को अब तक 4 लाख लोग देख चुके हैं और बच्चे की महारत पर खूब दाते रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से बच्चे को नन्ना शेफ का नाम भी दिया गया है।